नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पाचन तंत्र चल रहा है। इससे पहले हम क्लास में पाचन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और साथ ही साथ जो है हम फिगर के माध्यम से समझे थे कि हमारे शरीर में पाचन किस प्रकार से होता है। आज हम उसी पाचन तंत्र को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसे कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो कि इससे पहले जो आरआरबी ग्रुप डी, इसके साथ आरआरबी एएलपी जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं उन्हीं सब में से ये क्वेश्चन लाया गया है। आप इसे जाकर के गूगल पे सर्च करके जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, मानव में आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। देखिए आहार नाल हमारा मुख से लेकर के शुरू होता है और अंतिम मलद्वार जिसे हम एनस कैनाल कहते हैं वहाँ जाकर के ख़त्म होता है। तो यहाँ कह रहा है जो भाग अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो भोजन से पोषक पदार्थ निकलने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ बच जाता है उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, किस अंग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी है परिशेषिका और ऑप्शन डी है मलद्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मलद्वार, यानी कि मलद्वार के माध्यम से ही भोजन जो है लास्ट में जो जो अपचित भोजन है, जो कि शरीर के द्वारा जो नहीं पच पाया, यानी कि फाइनली सब कुछ पाचन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद जो बच गया भोजन, वो मलद्वार के द्वारा बाहर निकल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एनस कैनाल आप दिख रहा होगा सबसे लास्ट में, इसी को हिंदी में मलद्वार कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुख में, उसके बाद फिर आहार नाल से होते, मतलब कि ग्रास नली से होते हुए अमाशय में, अमाशय के बाद फिर ये जो छोटा आंत इसमें चला जाता है, छोटी आंत में, उसके बाद फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद फाइनली पाचन के बाद जो है ये एनस कैनाल के माध्यम से यानी कि मलद्वार के माध्यम से मलत्याग कर दिया जाता है, यानी कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। आप में से बहुतों को परिशेषिका ये हिंदी शब्द है, इसका देखिए इंग्लिश होता है अपेंडिक्स। आप सभी अपेंडिक्स तो जीवन में एक बार कम से कम सुने ही होंगे। तो उसी को हिंदी में हम परिशेषिका कहते हैं, जो कि अब एक अवशेषी अंग है, यानी कि हमारे शरीर में इस अंग का अब कोई कार्य नहीं है। ये पहले काम था जब मानव घास फूस खाया करते थे, तो उस समय में ये घास के पाचन में, सेलुलोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन अब मानव जो है इसका कोई यूज नहीं करता, इसलिए ये एक अवशेषी अंग हो चुका है, यानी कि अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि ये अब जो मोटा मोटा सा दिख रहा है ये है आपका बड़ी आंत, उसके बाद जो उलझा सा ये बीच में दिख रहा है ये है छोटी आंत, और ये है मलद्वार। तो इसका सही आंसर मलद्वार है, यानी कि पचित भोजन जो पचने के बाद जो बच जाता है अपशिष्ट, उसका उत्सर्जन होता है मलद्वार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी यानी कि 12 तारीख को 9वें महीने में 2022 में पूछा गया। देखिए इसमें कह रहा है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप। दंत क्षय से मतलब है हमारे दांत के ऊपरी परत जो इनेमल होता है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं, उसका नाश हो जाना। यानी कि ये जो आप ऊपर में दिख रहे होंगे चमकदार, ये जो उजला उजला दिख रहा है, यही है इनेमल, जिसे हम डेंटिन या फिर इनेमल या डेंटिन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से, जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कह सकते हैं। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और जब भोजन करने के बाद जो कुछ कण हमारे दांत में फंसे रह जाते हैं, उस पर बैक्टीरिया जो है अपना काम करके, यानी कि भोजन करके, पाचन करके, वहाँ एक अम्ल का स्राव करता है, और उसी अम्ल के वजह से ये जो इनेवल वाला हिस्सा है ये कमज़ोर होने लगता है, और धीरे धीरे ये कमज़ोर होकर के इसमें सुराख हो जाएगा। फिर उसके माध्यम से बैक्टीरिया, कीड़े सब अंदर चले जाएंगे, जिस वजह से मसूड़ों से खून आना, दुर्गंध युक्त सांसें, फिर दांत का टूट जाना, ये सब होता रहता है। तो देखिए दंत क्षय का सबसे मुख्य कारण होता है यहाँ पे अम्ल का जम जाना, यानी कि कोमल दंतवल्क। ये दंतवल्क को ही इनेमल या फिर डेंटिन कहते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो जिस तरह से दांत का क्षय कैसे होता है कि अगर भोजन करने के बाद भोजन के कण जो दांत में फंसे रह जाते हैं, उसे बैक्टीरिया पचा करके एक अम्ल का स्राव करता है, और उसी अम्ल के माध्यम से ये जो इनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट का, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो इसका सही आंसर है कोमल दंतवल्क, यानी कि दंतवल्क का कमज़ोर हो जाना। तो ये है दंत क्षय का परिणाम स्वरूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, मुख्य गुहिका, जिसे हम बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी तीनों कह सकते हैं, तो यानी मुख्य गुहिका मानव डैश तंत्र का हिस्सा है। तो आप सभी जान चुके हैं अभी तक में कि मुख्य गुहा जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए इसमें परिसंचरण तंत्र से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में यानी कि रक्त भाग लेता है परिसंचरण तंत्र में,
मुख्य रूप से जो है हमारा हार्ट काम करता है। इसके बाद धमनी, शिरा, ये सब परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा क्या है? ये किडनी से संबंधित जो भी अंग है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हो जाता है। इसके बाद श्वसन अंग, श्वसन तंत्र में हो जाता है हमारा फेफड़ा और उसी के अंदर का जो ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई, ये सब जो होता है ये श्वसन तंत्र का हिस्सा हो जाता है। नाक भी श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है। तो मुख गुहा जो है वो है पाचन तंत्र का हिस्सा, क्योंकि सबसे पहले भोजन जो है मुख में ही जाता है। इन्हीं 32 दांतों के द्वारा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ मुंह में 3 प्रकार के लार ग्रंथि होती है जो कि एक जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, तो वो लार जो है उसमें मिल करके जो कि एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, वो लार जो है भोजन में मिक्स हो जाता है, जिस वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत पाचन भी हो जाता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्मजीव जो हमारे मुख में आता है भोजन के साथ, वो भी मर जाता है। तो इसलिए पाचन तंत्र में मुख गुहा भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये है आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है मुख गुहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी कि विली या फिर इसे आप लोग विलाई भी कह सकते हैं, जो आप कह सकें। ठीक है, तो कौन से भाग में विली मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। देखिए ये आपका पाचन तंत्र है और पाचन तंत्र में ये जो मोटा मोटा टायर सा दिख रहा है ये है आपका बड़ी आंत। ठीक है, और उसी के अंदर में जो उलझा उलझा पतला सा पाइप दिख रहा है ये है आपका छोटी आंत। हालांकि कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन हमारे पाचन तंत्र का सबसे जो लंबा हिस्सा होता है वो होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट के आसपास होता है। ठीक है, तो ये छोटी आंत में जो है विलाई पाया जाता है। अगर इस छोटी आंत को एक इस तरह से मान लीजिए एक गोल पाइप है, तो इसमें से उंगली नुमा प्रवर्त ऐसा निकला रहता है, जिसे हम विली या विलाई कहते हैं, हिंदी में इसे अंकुर कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बना होता है और इसमें जो है ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यानी कि रक्त वाहिनी। तो भोजन का जो है पाचन होने के बाद इन्हीं रक्त वाहिनी के द्वारा यानी इन्हीं अंकुर के द्वारा भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है और उन्हें रक्त के माध्यम से शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। तो यही अंकुर जो है ये महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी भोजन के पाचन के बाद। यानी कि हमने भोजन किया, उसका पूरा पाचन हुआ, सब कुछ हो जाने के बाद जो फाइनल काम होता है यही होता है अंकुर का काम, ये भोजन का अवशोषण कर लेना। अगर ये अवशोषण करना बंद कर दे तो हम कितना भी खा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये शरीर में थोड़ा सा भी ऊर्जा नहीं आएगा। तो ये अंकुर ही है जो कि भोजन का अवशोषण करता है, यानी कि भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेता है और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैला देता है। तो विली छोटी आंत में पाया जाता है। जबकि यकृत में क्या पाया जाता है? इसमें हेपेटिक सेल पाया जाता है, यानी कि यकृत कोशिका। साथ ही साथ नेत्र में जो है ये कौन सेल और रॉड सेल पाया जाता है, जो कि रंगों आदि को पहचानने के लिए मदद करता है। वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, जो कि छोटी छोटी इकाई है, वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। उसी तरह से मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है। तो छोटी आंत में क्या पाया जाता है? छोटी आंत में अंकुर यानी कि विली पाया जाता है, जो भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? देखिए ये आपका आमाशय है और इस आमाशय में जो है प्रोटीन का थोड़ा बहुत पाचन होता है, यानी कि पूर्ण पाचन तो नहीं कह सकते, यानी कि कुछ पाचन जरूर होता है आमाशय में। पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाकर के होता है। तो देखिए आमाशय में आप सभी जानते हैं कि HCl होता है और HCl का काम होता है कि मुख से जो आया हुआ भोजन है उसमें जो टैनिन मिला हुआ है उसके कार्य को रोक देना और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया वगैरह आ गया है उसको समाप्त कर देना। और उसके बाद ये आमाशय जो है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, ये दो एंजाइम जो स्राव होता है उसको रेनिन और पेप्सिन में बदलना इसका काम होता है HCl का। ठीक है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है। उसके बाद ये एमाइलेज, जिसे हम हिंदी में टाइलिन भी कहते हैं, ये मुख में स्रावित होता है, जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म जीव का भी निपटारा हो जाता है। उसके बाद आता है पेप्सिन, जो कि इसका सही आंसर है। यानी कि हमारे आमाशय में दो प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। एक होता है पेप्सिन और दूसरा रेनिन। हालांकि जब ये निकलता है यानी कि स्रावित होता है तो ये पेप्सिन निकलता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में और रेनिन निकलता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। लेकिन HCl से अभिक्रिया करके ये पेप्सिन और रेनिन बन जाता है, क्योंकि जो निकलता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन वो निष्क्रिय होता है, वो कोई काम का नहीं होता। लेकिन HCl से कॉन्टैक्ट में होते ही ये पेप्सिन और रेनिन बन के प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है और साथ ही साथ दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है रेनिन, यानी कि ये खास करके छोटे बच्चों में बहुत ही मदद करता है ये रेनिन प्रोटीन के पाचन में, और बड़ों में ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और साथ ही साथ पित्त रस की बात करें
तो ये जो यकृत पाया जाता है हमारे यहाँ, सबसे जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि है वो यकृत है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के आसपास होता है। तो ये यकृत जो है ये पित्त रस का स्राव करता है, और वहीं पे एक यकृत के पास ही सटा हुआ एक छोटा सा एक गुब्बारे जैसा संरचना होता है जो पित्ताशय होता है। तो वो जो यकृत है वो पित्त निर्माण करता है और पित्ताशय में जमा कर देता है, और ज़रूरत पड़ने के बाद यहाँ से ड्यूडेनम वाले भाग में ये पित्त डाल देता है, जिससे कि भोजन में से वसा का पाइसीकरण यानी कि वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद मिलता है। तो पित्त रस का काम है वसा का पाइसीकरण करना यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। तो हमारे अमाशय में ये पेप्सिन ही है जो प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है, दूध में प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर पेप्सिन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।